नमस्कार। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के चैनल में मैं मलकान सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 के पाठ 3 पढ़ेंगे, उपहार। ये प्रेम कोमल बुंदिया द्वारा लिखित है। आइए हम पढ़ते हैं इस कहानी को। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे। अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता और किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता। राजा के बेटे राजकुमार का जन्म आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। क्या होता है, जब राजा का बेटे था उसका जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेके आएगा उसके लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। फिर क्या होता है देखिए, पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीजें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े भी सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू, जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवाय कुछ था ही नहीं। सो उसने पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊं। दीनू ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम इसे आटे की रोटियां बना दो तो मैं राजकुमार के लिए उपहार लेके चला जाऊं। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं। ऐसे में तुम्हारी इन रूखी सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? फिर दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूंगा। उनका आलीशान महल भी देख लूंगा। ऐसा दीनू ने कहा। फिर दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा जहां राजा का भव्य महल था। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूख से कितना कमजोर हो गया है। मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा 2 कुत्ते कचरे के ढेर से कुछ ढूंढकर कुछ खा रहे थे। से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब उसके झोले में 3 रोटियां ही बची थीं। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ था, जो लगातार मां के थन खींच रहा था, लेकिन उनमें दूध नहीं था। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था। सो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। एक रोटी बछड़े को दे दी। सोचा, एक रोटी है मेरे पास, कौन ये
मेरी रोटी खा ही लेंगे, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफी है ना। फिर राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे। राजा राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ गई। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? मेरे बेटे के लिए तुम क्या उपहार लेकर आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दीनू सकुचाता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। दीनू ने कहा राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। दीनू आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर, मेरा नाम दीनू है। यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा फिर कि लाओ, क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। फिर दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा ने कहा, सब खामोश रहें। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा, भाई दीनू, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला, हुजूर, इसमें आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है? उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोला कि हुजूर, मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है? यह तो मैं यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूं। रास्ते में जरूरतमंदों को मैंने रोटियां बांट दी। एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा। राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में भी कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर से लेकर आया था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की रोटी उसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती हैं। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राजाज्ञा समझा जाए। इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाती है, जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ और आश्चर्यचकित हुए। जायजा यानी जांच पड़ताल की। फर्क, अंतर, युक्ति, उपाय, ऐलान, घोषणा। सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, आलीशान, भव्य, शानदार। सकुचाना यानी संकोच करना, शर्माना। वृत्तांत यानी समाचार, हालचाल। हैसियत, सामर्थ्य या शक्ति। हतप्रभ होना मतलब चेतना नष्ट हो जाना, भौचक्का हो जाना, एकदम से चौंक जाना। उपहार यानी भेंट। अब हम देखते हैं अनुभव विस्तार। सही जोड़ी बनाइए। राजा न्यायप्रिय। राजा कैसा था?
राजा था न्यायप्रिय। राजा न्यायप्रिय। जन्मदिन, जन्मदिन पर क्या था? उपहार। जन्मदिन पे क्या मिला था? उपहार। भव्य क्या था? राजमहल। राजमहल कैसा था? भव्य। और सेठ और साहूकार उपहार लेके आए थे जो, है ना? सेठ और साहूकार। अब खा दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीनों राजकुमार को उपहार देने हेतु खालिस्तान लेकर गया। क्या लेके गया था? खिलौने या रोटी? तो लेके गया था रोटी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खालिस्तान कर हंस पड़े। कैसे हंस पड़े? खिलखिलाकर या ठिलठिलाकर? कैसे हंस पड़े? खिलखिलाकर। खिलखिलाकर हंस पड़े। उपहार के लिए एक रोटी ही कम है या काफी है? तो एक रोटी ही काफी है। दीनू घर से उपहार लेकर चला था या हार लेके चला था? क्या लेके चला था? उपहार, है ना? अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। पहला है, राजा का स्वभाव कैसा था? तो राजा बड़ा ही दयालु था और न्यायप्रिय था। राजा बड़ा दयालु था और न्यायप्रिय था। सेठ साहूकारों ने राजा के बेटे को उपहार देने हेतु सुंदर खिलौने किन किन वस्तुओं से बनवाए थे? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर खिलौने, है ना, सोने चांदी से सुंदर खिलौने और हीरे मोतियों से जड़वाए थे। ठीक है। आप प्रश्न क्रमांक गा। उपहार के बहाने दीनू किनको देखना चाहता था? उपहार के बहाने दीनू राजकुमार और भव्य महल को देखना चाहता था। हाँ। दीनू को राजा ने कितनी जमीन दी? तो राजा ने दीनू को 10 एकड़ जमीन दी। राज दरबार जाते समय दीनू ने रास्ते में किन किन लोगों की सहायता की? तो जैसा कि हमको पता है, राज दरबार में जाते समय दीनू ने सबसे पहले भिखारी की सहायता की, उसके बाद कुत्ते और गाय को रोटी देकर उनकी मदद की। अब घ लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में दीजिए। जरूरतमंदों को सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था? जब जरूरतमंदों को कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो गए हैं या जरूरतमंदों की सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता था। हाँ। दीनू राजदरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया? राजदरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। वह इसलिए कि वह वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बड़े बड़े लोग सुंदर उपहार लाए थे। राज आज्ञा क्या होती है? राज आज्ञा थी कि राज आज्ञा क्या थी? राज आज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती हैं तथा साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। इसे राज आज्ञा समझा जाए और इसे 10 एकड़ जमीन भी दी जाए जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी खिला सके। दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया गया? दीनू का उपहार सबसे अच्छा घोषित, राजा ने उसे कुर्सी पर बिठाया और
सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। सोने चांदी की हमारे खजाने में कमी नहीं है। दीनू जो उपहार घर लेकर चला था, उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख इसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। अतः दीनू का उपहार सबसे अच्छा घोषित किया जाता है। अब भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जरूरतमंद, है ना, इनका उच्चारण करना है आपको। जरूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वाद, वृत्तांत, स्वर्ण मुद्राएं। अब आगे निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये गलत लिखी हुई, इनको आपको शुद्ध करना है। बुक से आप देख लेना और शुद्ध लिख देना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। थोड़ी देर बाद वर्षा होने लगी। माँ ने प्रगति से कहा, शोरगुल मत करो, भाई को पढ़ने दो। मैं तुम्हें खाने को अभी फल ला देती हूँ। फल खाकर उसने पानी पी लिया और माँ से बोली, माँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। ऊपर रेखांकित शब्द क्रिया को प्रकट कर रहे हैं। एक वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं। बाद वाली क्रिया पूर्व क्रिया की सहायता कर रही है। होना, होना क्रिया वाक्य में होने तथा लगना क्रिया लगी के रूप में आई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ वाक्य में दो क्रियाएं इस प्रकार आती हैं जिसमें एक मुख्य तथा दूसरी उसकी सहायक होती है, वहाँ ये क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सहायक क्रियाएं। एक मुख्य क्रिया और दूसरी उसकी सहायक क्रिया होती है ना, तो वहाँ पर क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांटकर लिखिए तथा बताइए कि उनमें कौन कौन सी संयुक्त क्रिया आई हैं। तो हम इनमें से देखते हैं कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं आई हैं। तुम दूरदर्शन देखते हो। तुम दूरदर्शन देखते होगे। क्या है? तुम दूरदर्शन देखते होगे। अब इसमें तुम दूरदर्शन देखते होगे। निम्नलिखित निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांटकर ये संयुक्त क्रिया वाले वाक्य कौन से हैं? इनमें से हमको 5 में से छांटना है। दूरदर्शन देखते होगे। देखिए, शीला पढ़ती है। उसका नाम प्रदीप है। वह दूध पी चुका है। अभी हंसने लगेगा। देखिए, सब में संयुक्त क्रियाएं हैं। इनमें देखते होंगे, होना भी कोई क्रिया है और देखना भी क्रिया है ना। क्रिया भी है, सहायक क्रिया भी। शीला पढ़ती है। अब है जो है सहायक क्रिया है और पढ़ना एक क्रिया है ना। है क्रिया और उसका नाम प्रदीप है। उसका नाम प्रदीप है। यहाँ पर सहायक क्रिया है।
ये इसमें नहीं है ना। अब उसके बाद वह दूध पी चुका है, पीना भी क्रिया है, चुका है अभी क्रिया, तो ये अभी हंसने लगेगा, हंसना भी और लगना भी दोनों, तो सभी वाक्यों में संयुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है ना। अब संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य बनाकर लिखिए, पढ़िए और समझिए। न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। समय समय पर राज्य कर्मचारियों को राज्य का जायजा लेने भेजता था। ऊपर रेखांकित पुनरुक्त शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा है। इनके प्रयोग से वाक्य में कही गई बात में वजन या प्रभाव पड़ जाता है। हमको क्या करना है, इनमें योजक चिन्ह ये लगा हुआ है ना, संयुक्त क्रिया वाले 4 वाक्य बनाकर लिखिए। हमको 4 वाक्य बनाना है संयुक्त क्रिया वाले। तो पहला इसमें हो जाएगा कुछ देर में के बाद अध्यापक पढ़ाने लगे, एक वाक्य हो गया है ना। और पिताजी तुम्हें खाने को अभी आइसक्रीम ला देते हैं। दूसरा, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, है ना। और राम को हंसने दो, हंसना भी क्रिया है और देना भी क्रिया है, तो सहायक क्रियाएं होती हैं तो वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। अब इसका आएगा निम्नलिखित योजक चिन्हों वाले शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जो योजक चिन्ह वाले जो शब्द दिए गए हैं इनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला देखते हैं हम कभी कभी। इसका वाक्य बन जाएगा आपका कि पिताजी कभी कभी बहुत याद आते हैं, है ना। या कोई दोस्त हो उसका भी बोल सकते हैं कि राम कभी कभी बहुत याद आता है। उसके बाद बड़े बड़े, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना। या किसी गांव का नाम बोल सकते हैं कि साले चौका में बड़े बड़े तालाब हैं, ठीक है, सुंदर सुंदर, उनके बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं, है ना? चलते चलते, अब हमारा ग्रुप चलते चलते थक चुका है। दो दो, अब तुम दो दो करके आ सकते हो। इस प्रकार से हम इनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। इसको आप शेयर कॉपी में कर लेना।